गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 4 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का जो 11th चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 3 है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको कि लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने क्या किया था। लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या क्या किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो टॉपिक किया था उसका नाम था डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हमने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन की थी। इसमें हमने 3 तरह की डेफिनेशन पढ़ी थी। फर्स्ट ट्रेडिशनल डेफिनेशन, सेकंड मॉडर्न डेफिनेशन एंड थर्ड इज डेफिनेशन गिवन बाय यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोलॉजी। सेकंड टॉपिक जो हमने किया था, ये फर्स्ट टॉपिक हो गया आपका। सेकंड टॉपिक जो हमने किया था, टॉपिक नंबर 2, जो टॉपिक 2 किया था हमने, उसमें हमने पढ़ा था बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। फर्स्ट हमने किया था जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकंड वन इज बायो प्रोसेसेस या फिर यूं कह लीजिए स्टरलाइजेशन प्रोसेस। आपको बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल जो बेसिकली आपको बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करने के लिए आपको इन दोनों प्रिंसिपल्स की थोरोली नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड टॉपिक जो हमने किया था कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स तक पहुंचने के लिए आपको किन किन कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने किया था कि आपके पास 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने जब इन दोनों का डिफरेंस किया तो आपको फाइंड आउट हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मच मोर सुपीरियर देन asexual reproduction because in case of sexual reproduction there is a chances of variation and this variation ultimately leads to cause the ability of adaptation means survival against the untoward conditions. So that's why in both of these if I am going to the biotechnology processes and there is a need of a reproduction, then out of these two I am selecting sexual reproduction. उसके बाद आपने क्या किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर जब आप लोकल लेवल पर बहुत ही स्मॉल लेवल पर जब आप यूज़ करते हैं, जब आपको प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी बहुत छोटी चाहिए होती है और आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, तो स्टार्टिंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूज़ करके यूज़ की गई थी ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। मगर इस ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के अपने को ड्रॉबैक्स ये थे कि इस ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑफस्प्रिंग मिलता है वो बहुत सारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स के साथ साथ अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स भी लाता है। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का ड्रॉबैक ये हुआ कि इसमें मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है डिजायर्ड कैरेक्टर्स के साथ साथ अनडिजायर्ड कैरेक्टर के साथ। यानी कि मुझे जो कैरेक्टर चाहिए वो तो आ ही रहे हैं और साथ साथ उसके साथ साथ अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स भी आते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था काऊ और बुल का। ठीक है। फोर्थ टॉपिक जो हमने किया था उस टॉपिक का नाम है फेट ऑफ DNA segment in host cell। इस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि जो DNA सेगमेंट है, आप किसी भी कटे हुए DNA सेगमेंट को कट करते हैं, आप DNA सेगमेंट को कट करते हैं और इस कटे हुए DNA सेगमेंट को किसी प्लाज्मिड के साथ इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और इस प्लाज्मिड को फाइनली आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी होस्ट सेल में,
किसी भी बैक्टीरिया के सेल में। फेट ऑफ डीएनए सेगमेंट टॉपिक में मैंने ये बताया था कि ये डीएनए सेगमेंट जो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट का कट किया है उसको प्लाज्मिड के साथ ज्वाइन करके किसी बैक्टीरिया सेल जिसको होस्ट सेल बोलते हैं उसके आपने अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। तो क्या ये हर बार हार्ड एंड फास्ट रूल है कि जो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज्मिड के साथ अपने होस्ट सेल में डाला है वो भी इस बैक्टीरिया सेल की नेक्स्ट प्रोजेनी अगली जनरेशन का हिस्सा बनेगा, अपने आप को कॉपी करवाएगा? नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और मैं चाहता हूं कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट इस बैक्टीरिया जो सेल मैंने यूज़ किया है इसकी नेक्स्ट प्रोजेनी में अगली जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करवाए। तो इसके लिए दो कंडीशन आपको लोगों को बताई थी, दो कंडीशन, देयर आर टू कंडीशन दैट मस्ट बी फॉलोड। फर्स्ट इंटीग्रेशन and second is knowledge of ORI. ORI means origin of replication. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कोशिश करेंगे कि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट का जो सेगमेंट है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट का सेगमेंट है वो सबसे पहले तो क्या होगा, आपके होस्ट सेल के डीएनए के साथ अटैच कर जाए, इंटीग्रेट करे। फर्स्ट कंडीशन उसे ये फॉलो करनी पड़ेगी। सेकंड कंडीशन ये है कि वो जहाँ पे अटैच हो, वो जहाँ पे अटैच हो रहा है उसके नियर बाय में ORI रीजन होना चाहिए। ORI रीजन का फुल फॉर्म होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वो इंड्यूस करता है, ORI रीजन अगर प्रेजेंट नहीं है तो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं बन सकता। रेप्लिकेशन प्रोसेस होने की वजह से ही आपका होस्ट सेल अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, और होस्ट सेल अगर रेप्लिकेट करेगा तो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी इन द मीन टाइम अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। ये 4 टॉपिक हमने किए थे। आज जो हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है उस टॉपिक का नाम क्या है? 5th टॉपिक, टॉपिक नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आप देख लीजिए। अभी तक देखिए हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में सिर्फ ये बात डिस्कस की है कि जो आप बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, सेकेंडली आप ये पढ़ रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का आपने बेसिक प्रिंसिपल्स कर लिए। बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल करने के बाद आपको फेट के बारे में आपने पढ़ा कि डीएनए सेगमेंट का फेट क्या होता है, बट अभी कहीं पे भी प्रैक्टिकल की बात नहीं आई, ये सिर्फ एक थ्योरी चल रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इंस्टेंट टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल डीएनए, इस वर्ड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आर्टिफिशियल रिकम्बिनेंट डीएनए, कि इन सब थ्योरी का यूज करके फर्स्ट टाइम किसने रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया था उसको जान लेते हैं। देखिए, देयर आर 2 साइंटिस्ट इन 1972, देयर आर 2 साइंटिस्ट, स्टेलिन कोहन एंड हार्बर्ट बॉयर। ये 2 साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने 1972 में डिसाइड किया कि चलिए मिलके एक ऐसा बैक्टीरिया बनाते हैं। इनका एम क्या था? टू सिंथेसाइज, और यू कैन से दैट टू प्रोड्यूस ए बैक्टीरिया which showing resistance against एंटीबायोटिक। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके 1972 में एक एम डिसाइड किया कि चलिए हम मिलके एक ऐसा बैक्टीरिया बनाते हैं, एक ऐसा बैक्टीरिया बनाते हैं जिसके पास क्या प्रॉपर्टी हो कि वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करे, यानी कि उस बैक्टीरिया के जब सामने अगर एंटीबायोटिक लाया जाता है तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स, जितनी तब तक की नॉलेज थी इन्होंने यूज किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप यूज किया इन्होंने, फर्स्ट स्टेप
they selected a special genetic material, एक स्पेशल जेनेटिक मटेरियल इन्होंने सिलेक्ट किया लाइक दिस। एक स्पेशल जेनेटिक मटेरियल इन्होंने सिलेक्ट किया और इस स्पेशल जेनेटिक मटेरियल के अंदर इन्होंने फाइंड आउट किया किसको, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को। लेट अस सपोज मैं कह देता हूं ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इनको यहां मिले इतने सेगमेंट में। ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हैं जिसको बोला जीन ऑफ इंटरेस्ट, इनके पास प्रॉपर्टी थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी थी इनके पास। तो इन्होंने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहां से कट कर लिया बाय यूजिंग, मैंने आपको बताया था किस एंजाइम की हेल्प से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, जिसको आपने मॉलिक्यूलर सीजर भी बोला है, कट कर लिया। इस कट पोर्शन जो ये अब आपका कटा हुआ डीएनए सेगमेंट आ गया जीन ऑफ इंटरेस्ट का, जीन ऑफ इंटरेस्ट का कटा हुआ जो डीएनए सेगमेंट आ गया, इन्होंने क्या किया, इस कटे हुए डीएनए सेगमेंट को एक प्लाज्मिड वेक्टर के साथ, प्लाज्मिड वेक्टर के साथ ज्वाइन करवा लिया। अब क्वेश्चन आता है प्लाज्मिड वेक्टर क्या होता है, प्लाज्मिड वेक्टर क्या होता है। प्लाज्मिड वेक्टर को समझने के लिए आप देख लीजिए प्लाज्मिड वेक्टर क्या होता है कि लेट अस सपोज मैं कहता हूं कि ये एक बैक्टीरिया है, ओके, इस बैक्टीरिया का अपना कोई जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, या फिर मैं बड़े प्यार से इसको एक और नाम दे सकता हूं, क्या, जीनोपोर। इस जेनेटिक मटेरियल के बिल्कुल साइड में कुछ ऐसी सर्कुलर रिंग्स प्रेजेंट है। जब इन सर्कुलर रिंग्स की स्टडी की गई तो ये पता चला कि ये जो सर्कुलर रिंग्स हैं इनके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या, फर्स्ट ये ऑटोनोमस हैं, क्या है ये, ऑटोनोमस। दूसरे नंबर पे जो इनकी प्रॉपर्टी है वो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग की, और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। किसी बैक्टीरिया के सेल में मेन क्रोमोसोमल मटेरियल के बिसाइड के अलावा कुछ डबल स्ट्रैंडेड रिंग्स पड़ी हुई थी, इनकी स्टडी की गई तो पता चला ये ऑटोनोमस हैं, अपने हिसाब से काम करती हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। इनकी रेप्लिकेशन इस क्रोमोसोमल मटेरियल या इस जेनेटिक मटेरियल या बैक्टीरिया के इंडिपेंडेंट होकर ये अपनी रेप्लिकेशन करवाती हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है क्योंकि मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावा पड़ा हुआ है। तो ये प्लाज्मिड है, ये सर्कुलर रिंग्स प्लाज्मिड है। तो मैंने आपको बताया कि प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड के पास ये पावर होती है कि प्लाज्मिड अपनी सेल्फ रेप्लिकेशन करा देता है, खुद से अपनी ग्रोथ करवाता है, सेल्फ रेप्लिकेशन है, ठीक है। तो स्टेलिन एंड कोहन ने, दोनों साइंटिस्ट ने मिलके एक प्लाज्मिड लिया और इस प्लाज्मिड को भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके इस जेनेटिक मटेरियल को कट किया था, जीन ऑफ इंटरेस्ट के सेगमेंट को कट किया था, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके इस प्लाज्मिड को भी ऐसे कट बना दिया। इसको काटने के बाद इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसमें इंसर्ट कर दिया। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ इंसर्ट करने के लिए या फिट करने के लिए एक एंजाइम का यूज़ करते हैं। उस एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेज या डीएनए ग्लू। अब ये जो डीएनए आपका बन के तैयार हुआ है, इसके पास दो प्रॉपर्टी हैं। एक तो ये जिस बैक्टीरिया का डीएनए है उसकी प्रॉपर्टी है,
सेकेंडली इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के ऐड होने की वजह से इसके अंदर दूसरे डीएनए की प्रॉपर्टी भी आ गई है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए। एक चीज, ये बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड लिया गया है, ये किस बैक्टीरिया प्लाज्मिड से लिया गया था, साल्मोनेला टाइफाई से। ओके, तो यहां तक हुआ क्या कि दो साइंटिस्ट हैं, स्टेलिन एंड कोहन और हार्वर्ड बॉयर ने 1972 में एक अपने सामने एक एम रखा कि चलो हम मिलकर एक ऐसा बैक्टीरिया बनाते हैं जो कि एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करे। तो उन्होंने अपनी प्रोसेस स्टार्ट करी। अपनी प्रोसेस में सबसे पहले उन्होंने एक स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल लिया। उस स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल के उन्होंने फाइंड आउट किया कि कौन सा जीन सेगमेंट है जिसके पास ये वाली प्रॉपर्टी हो कि जिसके ऊपर एंटीबायोटिक की कोई भी इफेक्ट ना हो। उन्होंने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ से कट किया विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को से कटने के बाद उन्होंने साल्मोनेला टाइफाई का प्लाज्मिड लिया। प्लाज्मिड इसलिए लिया क्योंकि प्लाज्मिड के पास कॉपिंग करने की पावर होती है, सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर होती है। तो उन्होंने क्या किया, सेम इसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से उस प्लाज्मिड को भी कट किया। उस प्लाज्मिड को कट करने के बाद क्या किया, उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करा दिया, डीएनए लाइगेज। तो ओवरऑल बना उनके पास रिकम्बिनेंट डीएनए। इस रिकम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरियल होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। बैक्टीरियल होस्ट सेल। अब एक चीज देखिए, हमने वेक्टर प्लाज्मिड लिया था साल्मोनेला टाइफाई का। साल्मोनेला टाइफाई से मैंने अपना प्लाज्मिड वेक्टर लिया था। तो मैं होस्ट सेल भी क्या ले रहा हूं, बैक्टीरिया का। क्या ले रहा हूं, बैक्टीरिया का। यहां मुझे एक क्राइटेरिया ध्यान में रखना पड़ेगा कि इन्होंने क्या किया कि साल्मोनेला टाइफाई से ही क्लोजली रिलेटेड कोई बैक्टीरियल होस्ट सेल लिया। और साल्मोनेला टाइफाई से बिल्कुल क्लोजली बैक्टीरियल सेल कौन सा था, ई कोलाई का, ई कोलाई। नाउ दिस recombinant DNA which having the plasmid vector along with my gene of interest which having the property of resistance against antibiotic is inserted or incubated into this bacterial host cell। ये इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है खुद का और ये मेरा रिकम्बिनेंट डीएनए अंदर चला गया। नाउ व्हेन this bacterial host cell by using a particular enzyme DNA polymerase replicate itself। ये बैक्टीरिया होस्ट सेल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करके अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, अपनी कॉपी बनाएगा। जब ये अपनी कॉपी बनाएगा तो इट सेल्फ साइड बाय साइड रिकम्बिनेंट डीएनए की प्रॉपर्टी भी कॉपीज भी बनेंगी। तो फाइनली क्या होगा कि मेरे पास एक ऐसा बैक्टीरिया बन के तैयार हुआ जिसके पास रेजिस्टेंस पावर है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। तो ये दोनों साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी की एक एम सेट किया और उसके अगेंस्ट ये एक ऐसा प्रोडक्ट फाइंड आउट कर दिया। ये आपका टॉपिक नंबर 5 है। टॉपिक नंबर 5 और 6 के बीच एक छोटा सा जंक्शन है, आप लोगों को समझना जरूरी है। यहाँ तक आपने सब पढ़ लिया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का जो कंसेप्ट है यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसको फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसके बाद आपने देखा कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए स्टेलिन एंड कोहन, जो ये दो साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट, इन्होंने मिलके क्या किया, एक ऐसा बैक्टीरिया बनाया जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस थी। यहाँ तक हो गया। इस पूरी की पूरी अभी तक जितना भी आपने थ्योरी पोर्शन पढ़ा है, 3 स्टेप्स निकल के सामने आ रहे हैं कि इन 3 स्टेप्स की अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क नहीं कर सकते। 3
मेन स्टेप्स इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आप इस आर को स्मॉल लिख सकते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के 3 मेन जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या हैं। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन। यहां से आज आपका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद जीन ऑफ इंटरेस्ट। आप कोई भी जेनेटिक मॉडिफाइड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या जानना होगा कि आपने जो डीएनए लिया है उसके अंदर आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट भी प्रेजेंट हैं कि नहीं। तो सबसे पहले जो आपके पास स्टेप रहेगा, आप आइडेंटिफाई करोगे उस डीएनए को। आप सबसे पहले उस डीएनए को आइडेंटिफाई करोगे जिसमें प्रेजेंट हैं आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट। पता चला कि आपने सारी प्रोसेस भी कर ली और आप ऐसे डीएनए और ऐसे जीन, ऐसे इंटरेस्ट, ऐसे जीन्स के साथ आप डीलिंग कर रहे थे जिसमें आपका पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं थी। जैसे अभी आपने पिछले एग्जांपल में देखा कि उन दोनों साइंटिस्ट को एक ऐसा बैक्टीरिया बनाना था कि जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट अपनी रेजिस्टेंस शो करे। मान लीजिए वो एक ऐसा डीएनए ले लेते जिसके अंदर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शोइंग प्रॉपर्टी नहीं थी, तो वो फाइनल प्रोडक्ट फाइंड आउट ना कर सकते। तो इसीलिए फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला डीएनए सिलेक्ट करना है। ये हो गया। सेकंड, जब आपने डीएनए की सिलेक्शन कर ली, उसमें से जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाले, उसके बाद आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट सेल। अब आप ये भी चाहेंगे कि जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो आइडेंटिफाइड डीएनए में से निकाला गया है, वो अपने आप को होस्ट सेल के साथ कॉपी करवाए, मल्टीप्लाई करवाए, ऐसा आप चाहेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाइड जो डीएनए है उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे होस्ट सेल के अंदर। ये सेकंड स्टेप है आपका। थर्ड, मेंटेनेंस ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट सेल so that it will express into next progeny। आप फाइनल ये भी चाहते हैं कि आपका जो आइडेंटिफाइड डीएनए जिसके अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो उस होस्ट सेल के अंदर जाके अपने आप को कॉपी करे। अब वो अपने आप कॉपी नहीं करता, उसके लिए आपको कुछ स्पेशल कंडीशनों को मेंटेन करना पड़ता है, जो मैंने आपको बताई थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना पड़ता है कि उसने इंटीग्रेट किया है कि नहीं किया, वो उस पर्टिकुलर साइट पे जुड़ा भी है कि नहीं जुड़ा। सेकेंडली आप ये भी देखेंगे कि वो जहां पे जुड़ा है वहां पे ORI रीजन है भी कि नहीं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है भी कि नहीं। सेकेंडली अगर आपने किसी बैक्टीरिया के अंदर जो कि आपने एज ए होस्ट सेल लिया है, उस बैक्टीरिया को जो डिजायर्ड टेम्परेचर चाहिए, pH की रेंज चाहिए और जो कल्चर मीडिया चाहिए फॉर इट्स ग्रोइंग, वो भी प्रोवाइडेबल हैं कि नहीं। अगर ये सब कंडीशंस मेंटेन की जा रही हैं तो ही आपका आइडेंटिफाइड डीएनए जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो होस्ट सेल को यूज करके नेक्स्ट प्रोजेनी में एक्सप्रेस करेगा। ये 3 स्टेप बेसिक बैकबोन है आपकी बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल्स की। ठीक है जी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है
वो देखते हैं। ये जो टॉपिक अब मैं करवाने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक में, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इसको बड़ा ध्यान से देखना। मान लीजिए मैं आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट देता हूँ, आपको कोई भी मशीन दे देते हैं और आपको बोलते हैं कि आप इस मशीन पे वर्क करें बेटा, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि हर एक आदमी को उतनी एफिशिएंसी से हर एक मशीन पे 2 ऑपरेटर एक जितना वर्क ले सकते हैं, नहीं ले सकते। रीज़न, एक ऑपरेटर ऐसा होता है कि जब वो किसी मशीन पे वर्क करता है तो उसको उस मशीन की अंदर के टूल्स की नॉलेज होती है, उसको उस मशीन के अंदर के टूल्स की नॉलेज होती है कि ये मशीन काम कैसे कर रही है, ठीक है, इसमें इस पार्ट का क्या रोल है, इस पार्ट का क्या रोल है, तो वो उस मशीन से ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकता है। ऐसा ही बायोटेक्नोलॉजी में, आप बायोटेक्नोलॉजी के साथ डील कर रहे हैं और बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रोसेसेस के अंदर जितने भी स्टेप्स आ रहे हैं और उन स्टेप्स के अंदर जो जो टूल्स यूज़ होने हैं, जो जो औजार, जो जो यंत्र यूज़ होने हैं, उनकी आपको नॉलेज ही नहीं है, तो आप कभी भी डिज़ायरेबल प्रोडक्ट विद एफिशिएंट प्योरिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी कभी भी एक्सट्रैक्ट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे थोड़ा कंसंट्रेशन करना। टूल्स यूज्ड इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए आप कौन कौन से टूल्स को यूज़ करते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे आप वर्क कर रहे हैं, तो इस पे वर्क करने के साथ साथ आपको किन टूल्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी तक आपने जितनी भी डेफिनेशन पढ़ी हैं, जितनी भी थ्योरियाँ पढ़ी हैं, उस थ्योरी से हमें एक चीज़ बाहर निकल के आती है कि हर बार मुझे बायोटेक्नोलॉजी का कोई प्रोडक्ट बनाना है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो मुझे इन बेसिक टूल्स का पता होना चाहिए। फर्स्ट बेसिक टूल क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज। थर्ड वन, डीएनए लाइगेज। एंड फोर्थ वन, प्लाज्मिड वेक्टर। इसको थोड़ा ध्यान से देखें, प्लाज्मिड वेक्टर या डीएनए वेक्टर या डीएनए टैक्सी, इनके बारे में, इन टूल्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितनी भी आपने थ्योरी की है उसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हल्का सा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते क्या हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक तरह से मॉलिक्यूलर सीजर है। जैसे मुझे कपड़े को काटना है, कागज़ को काटना है, तो मुझे किसी सीजर की ज़रूरत होती है। ऐसे ही किसी जेनेटिक मटीरियल में से अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट के सेगमेंट को कट करना है तो मैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करूँगा। प्लाज्मिड वेक्टर जो कि मेरे लिए एक ट्रांसपोर्टिंग मीडिया का काम करेगा कि मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक जगह से उठाएगा और मेरे होस्ट सेल तक लेके जाएगा, उसमें मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को फिट करूंगा। तो उस वहाँ पे उसे फिट करने के लिए भी मुझे वेक्टर प्लाज्मिड को कट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, बट इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता क्या है, कैसे डिस्कवर हुआ है, इसकी नेमिंग क्या है, कैसे फंक्शन करता है। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर थोड़ा कंसंट्रेशन लगाएं। हेडिंग बनाते हैं हम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो डिस्कवरी हुई फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1963 में बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने ये देखा या साइंटिस्ट ने ये देखा कि दो ऐसे एंजाइम हैं,
मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूँ, एंजाइम नंबर फर्स्ट और एंजाइम नंबर सेकंड। साइंटिस्ट ने इन 1963 में दो ऐसे एंजाइम डिस्कवर किए और ये देखा कि इन एंजाइम्स के पास एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? इन एंजाइम्स के पास प्रॉपर्टी है कि ये दोनों एंजाइम मिलके बैक्टीरियो फेज का जो डीएनए होता है उसे कट कर सकते हैं। दोनों एंजाइम मिलके बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट कर सकते हैं, इनके पास ये प्रॉपर्टी होती है। आओ उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि कैसे कट करते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये आपका एक फेज मॉलिक्यूल है, ये एक फेज मॉलिक्यूल है बेटे। इस फेज मॉलिक्यूल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए मैं कह देता हूँ ये एक बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियोफेज फेज मॉलिक्यूल एक ही होता है बैक्टीरियोफेज, और इजी कर देते हैं ये एक वायरस है, ठीक है। इस वायरस का अपना एक जेनेटिक मटेरियल है। इस वायरस के बिल्कुल सामने मैं एक ऐसा सेल बना देता हूँ, ये एक बैक्टीरिया का सेल है। आइए इस सेल का नाम दे देते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। ये ई कोलाई बैक्टीरिया, इस ई कोलाई बैक्टीरिया का भी अपना कोई जेनेटिक मटेरियल होगा, यानी कि ये हो गया जेनेटिक मटेरियल ऑफ ई कोलाई। कुछ दिनों के बाद हुआ क्या, ये बैक्टीरियोफेज जैसे ही इस बैक्टीरिया के नज़दीक आता है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इंसर्ट कर देता है। ये जेनेटिक मटेरियल ई कोलाई का बैक्टीरिया का चाहता है कि ये इस से अपने आप को प्रोटेक्शन करवाना चाहता है। ई कोलाई जो कि एक बैक्टीरिया सेल है, उसका जेनेटिक मटेरियल ये चाहता है कि वो इस बैक्टीरियोफेज के जेनेटिक मटेरियल से अपने आप को प्रोटेक्ट करवा ले। अपने इस प्रोटेक्शन प्रोसीजर में वो इन दो एंजाइम का यूज़ करता है। फर्स्ट एंजाइम इसके पास आता है और इस एंजाइम की हेल्प से इस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कुछ इस तरह के बॉन्ड्स बन जाते हैं और इन बॉन्ड्स के ऊपर लग जाता है मिथाइल ग्रुप। ये कौन करवा रहा है? एंजाइम नंबर फर्स्ट। इस एंजाइम ने इस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगवा दिए, तो इस एंजाइम का नाम क्या पड़ता है? मिथाइल ट्रांसफरेज, मिथाइल को ट्रांसफर करने वाला। सेकेंड एंजाइम जब इसके नज़दीक आता है तो ये एंजाइम के पास पावर है, ये डीएनए को कट कर सकता है, ये डीएनए को कट करने की एबिलिटी रखता है। जैसे ही ये एंजाइम इस बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के पास आता है, ये कंफ्यूज हो जाता है, इट इज़ क्वाइट अनेबल, ये हेल्पलेस हो जाता है टू रिकॉग्नाइज बिटवीन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ई कोलाई एंड द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज, क्योंकि इसके ऊपर प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप। इस मिथाइल ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से जो मेरा सेकंड एंजाइम है जिसकी प्रॉपर्टी डीएनए को कट करने की है, ये कंफ्यूज हो जाता है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि डीएनए ये है या ये है। इस कंफ्यूजन में ये इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं दिखा पाता जेनेटिक मटेरियल ऑफ ई कोलाई के। अब इसका काम तो डीएनए को कट करना है, तो ये क्या करेगा? बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट कर देता है। तो साइंटिस्ट को ये समझ आ गया कि ये वाला जो एंजाइम है, सेकंड नंबर का जो एंजाइम, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? डीएनए को कट करने की। भले ही इसने बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट किया है, बट इसकी प्रॉपर्टी तो डीएनए को कट करने की है। और बायोटेक्नोलॉजी मुझे इसी तरह की प्रॉपर्टी चाहिए कि मैं अपने डीएनए सेगमेंट को भी कट करूं और वेक्टर प्लाज्मिड को भी कट करूं। तो इस प्रॉपर्टी के एंजाइम को यूज़ कर लिया गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के हिसाब से। समझ आ गया? ठीक है।
तो मेरे पास सेकंड नंबर का जो एंजाइम है, जिसका नाम अब मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दे दिया है, उसकी मुझे प्रॉपर्टी पता चल चुकी है कि ये किसी भी डीएनए के मॉलिक्यूल को वैसे ही काट सकता है जैसे कोई एक सीजर एक कपड़े को या कागज़ को काटती है। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये डीएनए को कट करता है, ठीक है, तो इसका नाम मॉलिक्यूलर सीजर है। क्या नाम है इसका? मॉलिक्यूलर सीजर। आइए अब समझ लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में डिस्कवरी, सेकंड टॉपिक नेमिंग, एंड थर्ड टॉपिक इज फंक्शनिंग। फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको बता दिया डिस्कवरी। इन 1963 देयर आर 2 एंजाइम आर डिस्कवर्ड विच हैविंग द एबिलिटी टू कट द डीएनए इनटू इट्स फ्रेगमेंट। ओके, जो पहला डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डिस्कवर हुआ था उसका नाम है हिंड सेकंड। आज की डेट तक टिल डेट देयर आर अबाउट 900 टाइप्स ऑफ restriction enzymes are discovered। ये क्या है केमिकली? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? केमिकल एक एंजाइम है। इन एंजाइम की डिस्कवरी के लिए, फाइंड आउट करने के लिए आपको किसी ना किसी बैक्टीरियल स्टेन की जरूरत पड़ती है, डाई की जरूरत पड़ती है। बिना बैक्टीरियल स्टेन या बिना बैक्टीरियल डाई के आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर या फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब 900 टाइप्स के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आज की डेट तक डिस्कवर्ड हैं, तो इनको डिस्कवर करने के लिए जितनी बैक्टीरियल स्टेन्स यूज हुई हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है? 230। ठीक है, ये हो गया पोर्शन आपका। उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 1963 में फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसका नाम हिंड सेकंड था या हिंड 2 था डिस्कवर हुआ, बट 1963 से 5 ईयर लेटर ये पता चला कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास एक और एबिलिटी भी है कि ये डीएनए मटेरियल को एक स्पेसिफिक साइट पर ही कट कर सकते हैं। दे हैविंग एबिलिटी टू कट द डीएनए मटेरियल एट ए स्पेसिफिक साइट। ये डिस्कवरी 1963 में हो चुकी थी, मगर उसके बाद 5 साल लगे ये जानने के लिए कि ये जेनेटिक मटेरियल को या डीएनए मटेरियल को हर जगह नहीं काट सकते, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे काटते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता चला। अगली बात हम कर लेते हैं नेमिंग। अब 900 टाइप्स के डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। एक एक एंजाइम को पढ़ना, याद रखना, उनका नेम याद रखना बड़ा टफ है। तो इसको इजी करने के लिए एक ट्रिक है, वो क्या है? नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ई को R1 मैंने थोड़ा सा स्पेस दे के इसलिए लिखा था कि आपको अलग अलग चीज़ की डेफिनेशन पता चले। ये एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये उसका नाम है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम ऐसे लिखा आएगा आपके सामने। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि केमिकली क्या है? एक एंजाइम है। किससे डिस्कवर होते हैं, किससे एक्स्ट्रा आउट होते हैं, किससे निकाले जाते हैं? किसी न किसी बैक्टीरिया से। आपको पता है कि हर बैक्टीरिया का कोई ना कोई जीनस है और उसी बैक्टीरिया का कोई ना कोई स्पीसीज भी है।
तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो ये फर्स्ट लेटर है ये बताता है जीनस ऑफ बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का जीनस जिससे इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया। नेक्स्ट 2 वर्ड ये बताते हैं स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, ये उस बैक्टीरिया के स्पीसीज के बारे में बताता है ये वर्ड, ठीक है, जिससे इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया है, ये एक्सट्रैक्ट आउट किया। अगला वर्ड आर। मैंने आपको बताया था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को बैक्टीरिया में से डिस्कवर किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया, बाहर निकाला गया, मगर फाइंड आउट किससे किया है? बाय यूजिंग ए सर्टेन स्ट्रेन, बैक्टीरियल स्ट्रेन। तो जो आर वर्ड है ये बताता है टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रेन, कौन सी पर्टिकुलर स्ट्रेन है जिससे इसको निकाला गया। 4th वर्ड आई, ये फर्स्ट जो वर्ड है ये बताता है ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं कि RY13 नाम की कोई बैक्टीरियल स्ट्रेन है, बैक्टीरियल स्ट्रेन है, और इस बैक्टीरियल स्ट्रेन का यूज़ करके आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी की है, एक्सट्रैक्ट आउट किया। तो जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बनेगा उसके आगे आप क्या लगा दोगे? R1। जो सेकंड होगा उसको लगाओगे आप सेकंड, और थर्ड है उसके आगे लगा दोगे थर्ड। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि इस बैक्टीरियल स्ट्रेन की यूज़ करके आपने इको आर नाम का कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर किया। अब मैं देखूंगा कि इस स्ट्रेन का यूज़ करके आपने कौन से नंबर का इको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर किया है, क्या उसका ऑर्डर फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। इसका यूज़ करके अगर पहला कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो उसको मैं सिंबलाइज करता हूँ फर्स्ट से, अगर वो सेकंड है तो सेकंड, थर्ड है तो थर्ड।